हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो इसमें विजन आईएएस का करंट अफेयर करेंगे और ये जो है जून मंथ का करंट अफेयर है। सो इसमें जो है हम लोग केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने हाईलाइट कर रखा है इम्पोर्टेंट टॉपिक को। सो सबसे पहले है तुंगभद्रा रिवर। ये जो रिवर है इसको एंसेंट नाम जो है इसका है पंपा। ठीक है, ये फॉर्म्ड होता है बाय दी तुंगा एंड भद्रा एट सिमोग। ये कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और ये जो रिवर है कहाँ पे राइज होता है? बाय दी इन वेस्टर्न घाट के अंदर ये रिवर राइज होता है। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए हम्पी जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। और मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तुंगभद्रा रिवर की तो वो है वर्धा जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एंड वेदावती जो कि जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहले वाले टॉपिक का। तो अब मैं केवल वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही जो है डिस्कस करूंगा। और वैसे तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो अगर सारी चीज डिस्कस करेंगे तो काफी बोरिंग हो जाएगा फिर आपके लिए, और जो नेसेसरी है जो एग्जाम के लिए नहीं है उसको डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है एज पर दिस सेवन शेड्यूल। तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है कौन से शेड्यूल के तहत है? सेवन शेड्यूल के तहत है। जैसे कि पावर टू लेजिस्लेट ऑन वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर इज अंडर द स्टेट लिस्ट। तो ये किसके अंदर में आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। जबकि जो है यूनियन के पास क्या पावर है? पावर टू रेगुलेट एंड डेवलप इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज विच लाइज अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो याद रखना ये किसके अंदर आता है? ये वाला पार्ट यूनियन के अंदर आता है एज पर द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 262 क्या कहता है? ये कहता है कि इम्पावर्स करता है पार्लियामेंट के टू एजुकेट बाय लॉ एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग द इंटर स्टेट वाटर। ठीक है, जो भी इंटर स्टेट वाटर का डिस्प्यूट है ये आर्टिकल के तहत जो है ये पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, जो डिस्प्यूट है इवन टू एक्सक्लूड द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑल अदर कोर्ट्स। ये जुडिक्शन को भी जो एक्सक्लूड कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर ये एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर द आर्टिकल 262। अब ये 262 जो आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड टू दिस, जैसे कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ठीक है, और रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। तो ये आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट ने जो है दो लॉज को जो है इनेक्ट किया है जिस अंडर द आर्टिकल 262। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है, जैसे कि हम देख सकते हैं रावी ब्यास जो है एक रिवर है, और जो ये डिस्प्यूट है ये किसके बीच में? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। से तीन स्टेट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नर्मदा जो रिवर है वो डिस्प्यूट है बिटवीन दी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, कृष्णा जो रिवर है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, और वंशधारा जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में है। कावेरी जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और महानदी जो रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। महादई जो रिवर है वो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के बीच में। और पेरियर जो रिवर डिस्प्यूट है वो है तमिलनाडु और केरला के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है, लेकिन यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिलान करने में। ठीक है, तो कौन से स्टेट के साथ कौन सा रिवर वाटर डिस्प्यूट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आपको बताना चाहिए एक पावर है अंडर द आर्टिकल 131, यानी ओरिजिनल जुडिक्शन होता है डिस्प्यूट स्टेट। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है ओरिजिनल जुडिक्शन। और कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 131। ठीक है, ये हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन स्टेट। एंड आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लिमिटेशन का जो है पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट जो है ये है। सो यहाँ पे देखना नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जिसको नेस्डा कहते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पोर्टल नेस्डा 2025। ठीक है, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट, बस आपको ये जो है ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया। ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दिशा 2.0। इसका मतलब है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। तो ये जो है जुडिशरी से रिलेटेड दिशा जो है 2.0, एंड इसका मेन पर्पस क्या है? टू सीक एक्सपेंड एक्सेस टू जस्टिस बाय इंटीग्रेटिंग लीगल एड। ठीक है,
तो इंटीग्रेटिंग करना किसको, लीगल एड को, ठीक है। और लीगल अवेयरनेस प्रो बोनो सर्विस विद डिजिटल एंड एआई इनेबल डिलीवरी सिस्टम। सो दिस आर 2.0 जो है आपको ध्यान रखना है किससे, जुडिशरी से संबंधित है, इसका मेन एम क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है दिस आर 2.0 जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और दूसरी चीज जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये, ठीक है। वो है ई कोड, ठीक है, ध्यान रखना, मिशन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है ये सेटेलाइट ऑनलाइन रिपोजिटरी जो है फॉर जुडिशियल डेटा है, ठीक है। इसके बाद जो है सुपेस जो है एक सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर द असिस्टेंस कोर्ट एफिशिएंसी एंड सुवास जो सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो ये जो है एआई असिस्टेंट टूल है, याद रखना आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट टू ट्रॉमा केयर। देखो याद रखना है, सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि राइट टू ट्रॉमा केयर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ का, अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट टू ट्रॉमा केयर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राइट टू फॉरगिटन जो है आपको पता होना चाहिए। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है लक्ष्यवीर सिंह यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इसमें एक रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिविजुअल को जो है राइट टू फॉरगिटन एज ए इंटीग्रल पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का, ठीक है। तो राइट टू फॉरगिटन जो है ये प्राइवेसी के अंदर आएगा, ध्यान रखना, अंडर द आर्टिकल 21। फिर आता है राइट टू वॉक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेनियर इलाज और शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन और हेल्ड दैट, उसने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू वॉक ऑन सेफ डिमार्केटेड फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना है, सो कहने का मतलब है कि राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड डिमार्केटेड फुटपाथ पे जो है एक फंडामेंटल राइट बन चुका है और ये जो है पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 के अंदर, ठीक है। सो राइट टू वॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 19(1) क्लोज डी कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव फेयरली थ्रू आउट द इंडिया, यानी आपको आज़ादी है, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। एंड आर्टिकल 21 तो आपको पता ही, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। आर्टिकल 91 क्लोज ए में कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। 19(1) क्लोज बी में जो है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म्स। 91 क्लोज सी में जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से आर्टिकल 91 सी। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है अभी हाल ही में कहा है कि पासपोर्ट जो है इट इज प्राइमरली ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द सिटीजन। तो कहने का मतलब है कि जो है ये सिटीजन प्रूफ करने का डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको जस्ट एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट माना है इसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। सो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर जो है बना था, बट आपको इतना याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एग्जाम में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज में भी काफी ज्यादा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि जो है कॉस्प 19 UNCRPD जो है ये 19th जो सेशन हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज हेल्ड, कहाँ पे हुआ है ये, सो न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है, ठीक है। और ये 20th एनिवर्सरी जो है इसका बनाया गया है और थीम क्या था, CPRD at 20 सेलिब्रेटिंग एंड कंसोलिडेटिंग अचीवमेंट शेपिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग इन द चेंजिंग वर्ल्ड, ये इसका थीम है। सो आपको ये थीम याद रखना है और ये हुआ कहाँ पे था, न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यस इंटरनेशनल रिलेशन का देखते हैं क्या न्यूज है। 11th जो है क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग जो है फॉरेन मिनिस्टर का जो है ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो इनिशिएटिव भी उठाया गया था वो था इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी, इसमें क्या था कि प्लेज करना टू कनेक्ट ऑल द पैसिफिक आइलैंड फॉरम कंट्रीज इंक्लूडिंग फिजी, ठीक है। फिजी ध्यान रखना है कौन सी कंट्रीज पे जोर दे सकता है क्वेश्चन में। वाई अंडर सी केबल्स बाई 2026, तो केबल जो है मतलब बिछाना है, मतलब अंडर सी केबल 2026 तक, कमिटेड टू एडवांस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिजी अंडर द क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा इनिशिएटिव था
इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन। ठीक है, ये जो है इनिशियली फोकस ऑन द इंडियन ओशन रीजन एंड इट एनहांस रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैरीटाइम अवेयरनेस। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वाड जो है इनिशिएटिव ऑन द इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, और क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क जो कि 20 जो है $1 बिलियन का जो है क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव है to coordinate investment in mining, processing and recycling to strengthen global supply chain। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए क्वाड क्या है। क्वाडलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, आप इस देखते हैं क्वाड बना पड़ा है। सो ये इसमें जो है 4 कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है कौन सी कंट्री है। सो ये कंट्री जो है आपको ध्यान रखना है। सो इसमें आएगा यूएस, ठीक है, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये कंट्री आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है ये इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो ये कंट्री है और एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। ठीक है, और इसको ओरिजिनेट किया गया था ह्यूमैनिटेरियन जब असिस्टेंस आफ्टर द 2004 इंडियन ओशन सुनामी आया था तब। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना ओपन, फ्री, स्टेबल, इंक्लूसिव, प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन द रूल, बेस्ड ऑन द ऑर्डर एंड इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे जो है ओपन, फ्री और स्टेबल, इंक्लूसिव जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है पीस फैलाना, इसका जो मेन पर्पस है। अगर हम बात करें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वाड 24% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड 35% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो क्वाड कंट्री आपस में करती है, इसका नाम है मालाबार। ठीक है यार, ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये ऑकस जो है एक ग्रुप है, ये ध्यान रखना है। ये जो है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच में, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे ब्रिक्स, आपको पता है इंडिया जो है ब्रिक्स मीटिंग इस बार जो है होस्ट करेगा। सो अंडर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 16 जो है ब्रिक्स एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर मीटिंग हुआ है कहाँ को, इंदौर में। आपको पता है शिवराज सिंह चौहान जो है वो यूनियन जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो वो कहाँ से है, मध्य प्रदेश से ही। तो यह ध्यान रखना है, इंदौर जो है एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर। सो वहाँ पे ये एग्रीकल्चर जो है मीटिंग हुआ है इंदौर में। ठीक है, और इसका थीम क्या है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का थीम जो है आप याद रखना है। ब्रिक्स में आप देखते हो ब्रिक्स में जो है BRICS है, तो थीम इसी तरीके से बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये इसका थीम है ब्रिक्स का। नेक्स्ट ब्रिक्स की बात करें तो ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील, इन्होंने 2001 में जो है कॉइन किया था ब्रिक, एक वर्ड दिया था ब्रिक, यानी ये वर्ड दिया था जो कि रिप्रेजेंट करता था इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ये शुरू में जो है ये 4 कंट्री थी। ठीक है, और फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो है हेल्ड हुआ था रशिया के अंदर 2009 के अंदर। ये ध्यान रखना आपको। अप्रोक्सीमेटली जो है 49.5% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स एंड अराउंड 40% ग्लोबल जीडीपी by PPP and around 26% global trade and 42% global agricultural land and 42% world food production। बट आपको मेन याद रखना है ये ग्लोबल पॉपुलेशन, जीडीपी एंड ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्ट जिला जो है डिक्लेरेशन 2014 में हुआ था। इसमें जो है 2 मेन इंपॉर्टेंट इंस्टॉलमेंट को डेवलप किया गया था, एनडीबी यानी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा था कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सो ये कब इसको डेवलप किया था, दोनों 2014 में। कौन से डिक्लेरेशन में, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 6th ब्रिक्स समिट जो फोर्टालेजा में हुआ था ब्राजील के अंदर, वहाँ पे इसको डेवलप किया था 2014 में। ठीक है, और इनिशियल जो कैपिटल ऑथराइजेशन था वो कितना था, USD डॉलर जो है 100 बिलियन था। ठीक है, ओरिजिनल मेंबर अगर ब्रिक्स की बात करें तो कौन थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और न्यू मेंबर जो है अभी है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है अभी आपको पता है कि फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर है किसका, ब्रिक्स का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर कौन है ब्रिक्स का, तो इंडोनेशिया है। सऊदी अरेबिया ने जो है नॉट एट टेकन फॉर्मल डिसीजन ऑन द मेंबरशिप, बट ये जो है अभी भी मतलब एंटर होने की चाह रहे हैं, बट अभी तक डिसीजन नहीं लिया इस पे। अगर हम बात करें इसका सेक्रेटेरिएट है तो नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस, कोई भी ऑफिस नहीं है, ना ही परमानेंट सेक्रेटेरिएट है किसका, ब्रिक्स का। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030।
और ये इंडिया इंडिया फ्रांस जो इनोवेशन रोड मैप है 2030 का फॉर्मली जो अडॉप्ट किया गया था 14 जून 2026 को ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट टू नीस एंड फ्रांस। ठीक है, तो याद रखना है इंडियन फ्रांस इनोवेशन रोड मैप कब का है, 2030 का है। 2026 का जो है अगर बात करें तो इंडिया फ्रांस ईयर्स ऑफ द इनोवेशन एंड हॉरिजन 2047 रोड मैप जो है ये अलाइन किया गया है विद इंडियन विकसित भारत 2047। फ्रांस जो है ऑन करता है फ्रांस 2030 इस जो स्ट्रेटेजी है इसको। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। G7 लीडर समिट जो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ था इवियान फ्रांस के अंदर, याद रखना है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अटेंड किया था 26 का G7 लीडर समिट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम बात करें ग्रुप जी सेवन की, तो ये 1975 में जो है एक इनफॉर्मल एक फोरम है फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉलोइंग 1973 एनर्जी क्राइसिस जब हुआ था तब इसको बनाया गया था। इसमें 7 एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्री है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अलोंग विद द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एक्सपेंड किया गया था G8 1984 1998 और 2014 के अंदर विद रशिया इंक्लूजन। रशिया जो है फिर उसके बाद जो है सस्पेंड कर दिया जाता है 2014 के अंदर जब ये एनेक्सेशन करते हैं इसको क्रीमिया को। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है इसका, एनुअल रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होता है। ठीक है, अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिटी का जो है इसका मेन फोकस है। इंडिया एंड यूएस ने साइन किया फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेशन क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ। ये बस आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। ऑल अर्थ जो रेयर अर्थ मिनरल है क्रिटिकल, वो क्रिटिकल मिनरल है, ध्यान रखना। बट ऑल नॉट क्रिटिकल, ऑल क्रिटिकल मिनरल आर नॉट द रेयर अर्थ। ठीक है, तो रेयर अर्थ में जो है वो सभी क्रिटिकल मिनरल के अंदर आते हैं, बट क्रिटिकल मिनरल जो है सभी रेयर अर्थ के अंदर नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट होते हैं कंप्राइजिंग द एलिमेंट ऑफ स्कैंडियम, यूट्रियम एंड 50 लेंथानाइट्स जो है उसको मिलाकर जो है टोटल 17 जो है एलिमेंट्स होते हैं एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना हैज 49% वर्ल्ड रेयर अर्थ रिजर्व एंड प्रोड्यूस करता है 69% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, कंट्रोल करता है 90% ऑफ देयर प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग। तो चाइना जो है डोमिनेंस है इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। सो इंडिया और जो यूके है क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जो है लॉन्च किया गया है फॉर्मली। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल जो है GSCO क्या है, एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ टेक्समीन यानी और IIT धनबाद का। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये याद रखना है बस इतना आपको किसका जॉइंट इनिशिएटिव है। सो नेक्स्ट है इंडिया ओमान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम सेपा कहते हैं। और जो ओमान जो है ऑफर करता है 99.38% इंडियन इंडियाज एक्सपोर्ट बाय वैल्यू विल रिसीव डेट जीरो ड्यूटी जो है एक्सेस टू ओमान के अंदर जो है जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा इसको। 100% FDI फॉर इंडियन कंपनी मेजर सर्विस सेक्टर इन ओमान। तो 100% जो है FDI कर दिया है इंडियन कंपनी के लिए, कहाँ पे, सर्विस सेक्टर के अंदर, ओमान के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन गल्फ में विद दी 11 जो है डॉलर बिलियन जो है बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला जो है पोजेस करता है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व एंड हैज इमर्ज एज अ थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन May 2026। तो थर्ड लार्जेस्ट जो ऑयल सप्लायर कौन है, वेनेजुएला है, याद रखना। बट वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व किसके पास है, वेनेजुएला के पास। नेक्स्ट आता है इंडियन जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है IMEC जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि एम करता है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, रेलवेज, रोड्स, सी लेन्स एंड पाइपलाइंस टू एनहेंस द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अरेबियन पेनिनसुला मेडिटेरियन रीजन ऑफ द यूरोप। ये देख सकते हैं कंट्री जो कनेक्ट करती है किसको, IMEC। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं टॉपिक्स में क्या है। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसके बारे में जानते हैं क्या है ये।
सो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इंडिया का रैंक जो है 127 है अमंग द 163 कंट्रीज इन 26 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर। इसको जो पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, इंडिपेंडेंट पार्टीशन थिंक टैंक है। और देखिए आइलैंड जो है रैंक फर्स्ट फॉर द 19th जो है कॉन्जिक्यूटिव, यानी 19 सालों से अगर हर साल रिलीज हो रहा है तो लगातार जो है आइलैंड कंट्री जो है आइसलैंड जो है लगातार जो है रैंक टॉप में रहा है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवानिया। और अगर आप सबसे बात करें बॉटम परफॉर्मर तो वो है रशिया रैंक लास्ट, उसके बाद जो है सूडान है। ठीक है, पद्मा बैरेज जो है आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ पद्मा बैरेज बिफोर 1996 गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद इंडियन अप्रोच एक्सपायरिंग दिसंबर 26। तो जो एक्सपायरी होने जा रहा है तो बांग्लादेश ने अप्रूव कर दिया पद्मा बैरेज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, याद रखना है। लिपू लेक पास के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, एक लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर ये, और ये ट्राइन जंक्शन है किसके बीच में, इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लिपू लेक पास जो है किसके बीच में जो है ट्राइन जंक्शन है, इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में। यहाँ भूटान देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा, बट आप ध्यान रखना इंडिया नेपाल और चाइना। सो लिपुलेख पास जो उत्तराखंड में जो है ये इसको रिज्यूम किया गया आफ्टर 6 years। ठीक है, याद रखना। सिक्किला जो पास है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है एंड नाथुला पास जो है सिक्किम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखते हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, सीरीज ऑफ रिफॉर्म टू इंक्रीज एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो इसमें क्या इन्होंने मेजर जो है किया है जिससे कि मतलब जो है एफपीआई बढ़े, तो इन्होंने जो है टैक्स इंजेक्शन दिया है ऑन इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। एक्सपेंशन किया है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर द फुल्ली एक्सेसिबल टू एंड स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। ठीक है, ये करने एफपीआई को बढ़ाने के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया रिफॉर्म। आपको एफपीआई पता होना चाहिए, एफपीआई क्या होता है। एफपीआई जो होता है इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी एक इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फंड इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे जो है इसको ये इन्वेस्ट करने के लिए मौका मिलता है। एंड बट यहाँ पे ध्यान रखना है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं करते ऑफ द कंपनीज इन विच दे इन्वेस्टेड। ठीक है, एंड जनरली कंसिडर्ड पेसिव इन्वेस्टर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एक्टिव या पेसिव है, तो पेसिव इन्वेस्टर ही है। दैट्स वाई द नेचर ऑफ एफडीआई क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है याद रखना, जबकि एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। चलो इसको देखते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्री। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनीज दे इन्वेस्ट, जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, लॉन्ग टर्म का है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्टॉलमेंट होता है एंड ये जो है इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 91 डेज के लिए होता है, 182 डेज के लिए और 364 डेज टेन्योर के लिए होता है, यानी लेस देन 1 ईयर से नीचे होता है ये। एंड देयर आर जीरो कूपन सिक्योरिटी मीनिंग दे पे नो इंटरेस्ट बट दे आर इशू डिस्काउंट रेट रिडीम द फेस बिल। तो डिस्काउंट रेट पे फॉर एग्जाम्पल सपोज को 100 रुपये है, उसको 90 रुपीज पे रिलीज कर देंगे फेस वैल्यू, उसके बाद जो है सो उसको देंगे। तो मतलब डिस्काउंट रेट पे जो है इसको इशू किया जाता है, इश्यू एट द डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू। ठीक है, जब रिडीम करेंगे दोबारा से उसको लेंगे तो फेस वैल्यू को लेंगे। अब आता है नेक्स्ट होता है केस मैनेजमेंट बिल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में। और केस मैनेजमेंट बिल जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है बट दे आर इशूड बाय द मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज। सो 91 डेज जो मैच्योरिटी होती है उससे कम में जो इसको रिलीज करते हैं टू मीट टेम्पररी केस फ्लो मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी विच कैरी फिक्स फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट विच इज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये जो है टेन्योर जो होता है 1 से लेकर 40 साल तक होता है, यानी मतलब ये जो है 1 साल से ऊपर का होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है,
स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात करें तो ये मार्केट बोरोइंग होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट इशूड एट डेटेड सिक्योरिटी थ्रू द ओकेशन सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये मेच्योरिटी जो होती है मोर देन 1 ईयर्स होती है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड 2016, इसको एग्जाम में पूछ सकता है कब इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2016 के अंदर, और ये जो है 10 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो है इसको रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया गया था, तो बैंकरप्टेंसी लॉ रिफॉर्म कमेटी जो है चेयर किया था किसने, टी के विश्वनाथन ने, तो इनके द्वारा जो इसको रिकमेंड करके जो है बनाया गया था। एस्टेब्लिश किया गया था यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी अक्रॉस द कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल, जो भी कंपनी के बीच में जो है डिस्प्यूट होते हैं उसको जो है खत्म करने के लिए जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यस, तो शिपिंग सेक्टर में देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज जो है लॉन्च किया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो याद रखना है किसने लॉन्च किया लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज ने। ठीक है, और ये फोर मेजर डिजिटल इनिशिएटिव जो है इन्होंने उठाया है, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है डेवलप किया गया अंडर दी सागर आकलन फ्रेमवर्क के अंडर जो है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और टॉप परफॉर्मर की बात करें तो इसमें जो है कौन है, पारादीप फोर्टे, याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ई नाविक प्लेटफॉर्म याद रखना ये क्या है, सो 24/7 मैरीटाइम ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है सिस्टम है डेट अलाउ करते हैं सी फेरर को टू फाइल ग्रीवियंस टू द पोर्टल, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी इसमें, व्हाट्सएप एंड ईमेल। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जो है सीप रिसाइकलिंग की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सीप रिसाइकलिंग नेशन बन चुका है, याद रखना है। ठीक है, इसका शेयर जो है लगभग 35.4% 2025 के तहत देखा जाए तो, एंड अलंग जो है शोसिया जो है यार्ड है गुजरात के अंदर, ये अलोन जो है अकाउंट करता है नियरली 98% ऑफ द इंडियन सीप रिसाइकलिंग, अबाउट थर्ड ऑफ द ग्लोबल वॉल्यूम। याद रखना है इस जगह का नाम अलंग शोसिया यार्ड कहाँ पे गुजरात के अंदर है, और इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बन चुका है। सागरमाला आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या है, लॉन्च किया गया था 2015 में, और दिस इज अ 20 years इनिशिएटिव एम एट प्रमोटिंग पोर्ट हेड डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ द इंडियस लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंसिव इनलैंड वाटरवेज। तो ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट से ये एक प्रोग्राम है, याद रखना है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, यानी MSDE के द्वारा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो यही है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इनेबल इंडिया इंडिया यूथ to take up the industry relevant skill training to secure better livelihood and to recognize informally acquired skill through the certification। तो इसका जो है ये एम याद रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ये है आपका जो है टूरिज्म के ऊपर, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड नीति आयोग ने जो है रिसेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है अनलॉकिंग ग्रोथ इन द टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर 2026। ठीक है, और इंडिया जो है रैंक करता है 39th अमंग द 119 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, याद रखना है इसका रैंक है इंडिया का 39th। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है कुछ स्कीम आपको याद होनी चाहिए गवर्नमेंट के जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। स्वदेश दर्शन 2014 में बनाया गया था। प्रसाद जो है पिलग्रिमेज रिजनरेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम जो है ये भी 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड देखो अपना देश 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, ये जो है प्रमोट करना है डोमेस्टिक टूरिज्म को थ्रू द वेबिनार्स प्लेज एंड पीपल्स चॉइस पोल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट है आईएलओ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा तो मेरे को बताना
इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि ये इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है नोबेल पीस प्राइज वाला। सो 1990 में क्या होता है कि एक अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन इन 1946। तो ये पहला स्पेशलाइज जो है एजेंसी था यूएन का 1946 में। इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है इसका, ठीक है, 187 मेंबर है एंड परमानेंट मेंबर्स ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस 1922, ठीक है। इसका प्रमोट क्या करता है, मैंडेट क्या है, सोशल जस्टिस, डिसेंट वर्क एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लेबर राइट, ठीक है। इसको जो है एक नोबेल पीस प्राइज मिला था 1969 में, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है किस यूएन एजेंसी को मिला था, ठीक है। एंड अगर की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक जो है कौन लॉन्च करता है, आईएलओ, एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी कौन लॉन्च करता है, आईएलओ, एंड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये भी कौन लॉन्च करता है, आईएलओ, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ जो है कन्वेंशन इंडिया ने जो है रेटिफाई किया है 6 आउट ऑफ 8 कोर फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन। कौन कौन से इसमें कर लिया है, लेकिन हमारा जो है याद रखना है कौन सा नहीं किया है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, इसको नहीं किया है, एंड राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, इसको जो है इंडिया ने जो है रेटिफाई नहीं किया है। बाकी 6 जो है एग्रीमेंट को हमने रेटिफाई कर लिया है। बेस ईयर जो है ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है अभी देखा जाए तो इसको रिवाइज किया गया है 2011-12 से कब कर दिया गया 2022-23 का, ये ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी ने जो है रिवाइज किया है बेस ईयर किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना चाहिए। वेटेज की बात करें तो माइनिंग और क्वायरिंग जो है इसके अंदर जो कितना है 11.053% है। सबसे ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग, नंबर वन पे कौन सी जो है वेटेजेस में, तो मैन्युफैक्चरिंग के जो है सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। उसके बाद जो है किसका है, तो माइनिंग एंड क्वायरिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो वेटेज है वो है इसका इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई। तो ये सेक्टर याद रखना है, ये बेस जो नया बेस ईयर है उसके तहत देखा है। तो सबसे ज्यादा आइटम किसमें 455 जो है मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इंडस्ट्रियल इंडेक्शन जो इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला है, तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग को फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसको है, माइनिंग को, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये भी जो है अभी इसको भी रिवाइज किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने जो है रिलीज किया न्यू सीरीज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स विद अपडेटेड बेस ईयर 2022-23, इसका जो है नया बेस ईयर लिया है। और जो है आपको बता दूं कि 5 सालों में जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है रिप्लेस कर देगा जिसको WPI को इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस बेस ईयर में जो है नए बेस ईयर में क्या इंक्लूड किया गया, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, ये पहला पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट जो है इसके बाद लाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सुन भाई, थिंक कर भाई, इतनी देर में तो 1 घंटे की वीडियो बन जाती है। सेव करने की सोच रहा हूँ तो चल नहीं रहा है, बंद हो रहा है।